दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 अप्रैल 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट 18 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। जी हां, साथ ही पूरे बिहार में सभी दुकानें शाम 7 बजे तक ही खुल सकेंगी। ये निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अहम बैठक के बाद लिया है और ये निर्णय कल ही लिए हैं। इसमें राज्यपाल के स्तर पर सर्वदलीय बैठक कराने पर भी चर्चा हुई। 8-10 दिनों के अंदर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, सभी दलों के नेताओं से राय ली जाएगी। सभी दुकान और प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी। मास्क पहनना अनिवार्य हो जाएगा। दुकानदार और ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। होटल ढाबा में 25% लोग ही बैठकर खाना खाएंगे। सिनेमा हॉल में 50% लोग के बैठने की इजाजत होगी। प्राइवेट कार्यालय में 33% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। यह नियम औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लागू नहीं होगा। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। अंतिम संस्कार में 50 और शादी विवाह में यानी कि शादी समारोह और श्रद्धा में 200 लोगों की अनुमति दी जाएगी। 30 अप्रैल तक सभी धार्मिक स्थलों में लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि लॉकडाउन की बात नहीं है, नाइट कर्फ्यू पर चर्चा हुई है, लेकिन अभी नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। 3-4 दिनों में फिर से बैठक करके फिर से चर्चा की जाएगी। राजनीतिक कार्यक्रमों के चालू रहने और फिर स्कूल बंद रहने के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि अभी सिर्फ 7 दिन के लिए बंद किया गया, लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए 1 हफ्ता और बढ़ाया गया है। दोस्तों बाहर यानी कि दूसरे राज्य से बिहार आने वाले हर एक व्यक्ति की कोरोना जांच होगी। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी उन्हें कुछ दिनों तक अलग रखा जाएगा। पिछले कुछ समय से कोरोना के मामले में काफी कमी आ गई थी, लेकिन फिर से एक बार से कोरोना के मामले वृद्धि हो गई है। 8 राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी के साथ बढ़े हैं। इसके कारण काम बंद होगा तो फिर एक बार फिर से लोग वापस अपने प्रदेश आएंगे यानी कि अपने घर आएंगे। उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर के साथ साथ उनके रोजगार का भी प्रबंधन किया जा रहा है। यह बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। दोस्तों बिहार में अब तक 1475 वार्डों में नल जल योजना में गड़बड़ियां सामने आई है। पंचायती राज विभाग ने इन सभी वार्ड के मुखिया पर कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। ऐसे सभी लोगों पर एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि संबंधित डीएम, डीपीआरओ और बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि ऐसी किसी भी पंचायत से शिकायत आने पर वहां के संबंधित मुखिया और वार्ड सदस्य को सबसे पहले नोटिस भेजा जाएगा। यदि 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर पंचायत राज विभाग उस पर कार्रवाई करेगा। मंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि जो मुखिया यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यानी कि योग्यता प्रमाण पत्र नहीं देंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि नल जल योजना के अंतर्गत जिन पंचायतों में नल से पानी नहीं निकलता है उन्हें हम पूरा नहीं मानेंगे। इन सभी वार्ड के मुखिया और अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों झारखंड के रांची हाई कोर्ट में कल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में सजा के सिलसिले में जमानत अर्जी पर अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस अमरेश कुमार सिंह की अदालत ने मामले में अगली तारीख दे दी है। अब इसकी सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। लालू के समर्थक हो या फिर विरोधी, उनकी जमानत पर बिहार में सबकी नजर टिकी हुई है। लालू परिवार, आरजेडी नेताओं और समर्थकों को उनकी जमानत की उम्मीद है, तो वहीं विरोधी नहीं चाहते हैं कि जमानत हो। आज की सुनवाई के पहले पटना स्थित राबड़ी आवास पर सुबह से ही गहमागहमी देखी गई। दोस्तों बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने मुस्लिमों से काशी विश्वनाथ और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को हिंदुओं को सौंपे जाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं और मुस्लिमों के पूर्वज एक है, कोर्ट का फैसला सबको स्वीकार करना चाहिए। बीजेपी सांसद ने कहा है कि पुरातत्व विभाग की जो भी रिपोर्ट आए उसे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि मुस्लिम और हिंदू पहले एक ही थे। राम, शंकर और कृष्ण हिंदुस्तान के कन कन में बसे हैं। हरनाम सिंह ने
सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ओवैसी जैसे लोग तथाकथित मुस्लिम नेता बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने मुस्लिम समाज को विकास से दूर रखा है। ओवैसी के डीएनए की जांच होनी चाहिए उनका, और जिन्ना का डीएनए एक मिलेगा। जी आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण का फैसला आ गया है। जी पुरातात्विक सर्वेक्षण को कोर्ट ने मंजूरी दे दी है, साथ ही सर्वेक्षण का सारा खर्चा सरकार करेगी। जी वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को लेकर बहस चल रही थी। दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव में एआईएमआईएम की भी एंट्री हो चुकी है। जहां शुक्रवार को मालदा जिले में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। जी ओवैसी ने कहा है कि बंगाल में टीएमसी और बीजेपी भाई बहन हैं। जी आपको बता दें कि ममता बनर्जी भी ओवैसी पर हमला बोल चुकी है। यह मुस्लिम वोट पर सेंधमारी का आरोप लगाकर ममता बनर्जी ने ओवैसी को गद्दारों की टोली कहा था। जी ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया था कि बीजेपी से रुपए लेकर टीएमसी का वोट काटने के लिए एआईएमआईएम चुनावी मैदान में उतरी है। यह कल एआईएमआईएम कैंडिडेट मतीउर रहमान के समर्थन में असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव प्रचार किया। यह चुनाव प्रचार के दौरान एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बंगाल में 10 वर्षों तक राज करने वाली टीएमसी की सरकार ने अल्पसंख्यकों को विभिन्न सुविधाओं से वंचित रखा है। यह ओवैसी ने कहा है कि बंगाल में टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन असल में टीएमसी और बीजेपी आपस में भाई बहन हैं। ममता बनर्जी के ओवैसी पर वोट कटवा के बयान पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने सवाल पूछा था कि मौसम नूर को यहां की जनता ने उसको वोट दिया था, लेकिन बीजेपी जीत गई। ये उस दौरान तो मैं यहां पर नहीं था। इस बार ममता बनर्जी कह रही है कि ओबीसी आ गया है, उनके वोट बैंक में सेंधमारी होगी। मगर मैं ये बताना चाहता हूं कि 2019 लोकसभा चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार मौसम बेनजीर नूर के यहां से हारने की वजह टीएमसी का बीजेपी को वोट देना था। ये ओबीसी ने एनआरसी को लेकर भी ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब एनआरसी आई तब संसद में 8 टीएमसी सांसद अनुपस्थित रहे। इससे यह साबित होता है कि बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे के साथ है। या यूं कहे कि ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई बहन हैं। ये ओबीसी का आरोप है कि ममता बनर्जी की वजह से बंगाल में भाजपा मजबूत हो रही है। यह जनसभा से ओबीसी ने ममता बनर्जी के साथ ही अभिषेक बनर्जी पर भी निशाना साधा है। दोस्तों बिहार में कोरोना की रफ्तार लोगों को डरा रही है। जे मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के एक गांव में 13 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके कारण गांव में आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि कोरोना का संक्रमण ज्यादा लोगों तक ना फैले। यह खबर के मुताबिक नवादा जिले के सिरदला प्रखंड के ऊपर डीह पंचायत स्थित बिलारपुर गाँव में 13 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे गाँव में हरकंप मच गया है तथा आसपास के इलाके के भी लोग डरे हुए हैं और डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए प्रशासन ने गांव की गलियों को सील कर दिया है। साथ ही साथ गांव के स्कूल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में कोरोना पॉजिटिव मिले सभी लोगों को रखा गया है। जो गांव में मेडिकल टीम को भी भेजा गया है। दरअसल गांव के कुछ लोगों की तबीयत अचानक खराब हुई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को दी। इसके बाद मेडिकल की टीम तुरंत गांव पहुंची और लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना मिली। दोस्तों बिहार के कई जिलों में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। ताजा मामला जहानाबाद जिले का है, जहां 2 गुटों में वर्चस्व को लेकर कई राउंड फायरिंग हुई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, लेकिन हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, जिसमें कुछ लोग हथियार लेकर फायरिंग और गुंडे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला सामने आने के बाद जहानाबाद पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई। वारदात जहानाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र की है, जहां शिव शंकर सिनेमा के सामने 2 गुटों में आपसी वर्चस्व को लेकर जमकर फायरिंग हुई। यह सरेआम हुई गोलीबारी की घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई करने में जुट गई है। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। वहीं इस मामले में जहानाबाद एसपी दीपक रंजन ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस घटना में शामिल जो भी लोग होंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों डीजल के बाद अब कृषि यंत्रों पर बिहार सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी की योजना बंद होने जा रही है। यह नए वित्तीय वर्ष के लिए राज्य में बन रही योजनाओं में कृषि यंत्रीकरण को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि केंद्र की योजना से किसानों को सब्सिडी मिलेगी, लेकिन किसी भी यंत्र पर अनुदान किसी परिस्थिति में 50% से अधिक नहीं होगा। पराली प्रबंधन से जुड़े कुछ यंत्रों पर 80% तक सब्सिडी दी जा सकती है। जी हाँ, लेकिन उसकी भी अनुमति विभाग को लेनी होगी। जी पहले कई यंत्रों पर सरकार
सरकार 90% तक अनुदान देती है। किसानों को डीजल अनुदान देना बंद करने के बाद सरकार अब यंत्रों पर अनुदान देना बंद कर रही है। इसका अंदाजा बीते साल की योजना से ही लग गया था। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश इकाई को भंग करते हुए जिला अध्यक्षों को प्रयोग कर दिया था। जी हां, और अब नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। एलजेपी के अंदर खाने से इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक 36 जिला अध्यक्षों के नाम पर पार्टी ने मोहर लगा दी है। जी हां, एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रिंस राज ने 36 जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी है। संगठन के हिसाब से 42 जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं, लेकिन 36 नामों पर फिलहाल मोहर लगा दी गई है। जिला अध्यक्षों की नई लिस्ट में पुराने जिला अध्यक्षों के साथ साथ कई जिलों में नए अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। जी राकेश कुमार सिंह को पटना पूर्वी का जिला अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि चंदन यादव पटना पश्चिमी के जिला अध्यक्ष होंगे। देवेंद्र झा दरभंगा, विश्वनाथ पासवान समस्तीपुर, प्रेम पासवान बेगूसराय और अशोक राम सुपौल के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। जिला अध्यक्षों की लिस्ट में 3 मुस्लिम समाज से भी आने वाले लोग शामिल हैं, जबकि 36 में से केवल 1 महिला जिला अध्यक्ष बनाई गई। संगीता देवी को कटिहार का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र जमुई की कमान जीवन सिंह को दी गई है। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए लखनऊ में रमजान को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जी हां, ये दिशा निर्देश इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जारी किया है। इस्लामिक केंद्र ने कहा है कि रमजान में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। केंद्र के मौलाना ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने के कारण रमजान में तरावी की नमाज डेढ़ पारे से अधिक न पढ़ी जाए, जिससे सभी व्यक्ति 9 बजे तक अपने अपने घर वापस लौट जाए। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बताया कि इस वर्ष रमजान का चांद 12 अप्रैल को नजर आएगा। यदि चांद नजर आ जाता है तो फिर पहला रोजा 13 अप्रैल को होगा, नहीं तो फिर 14 अप्रैल को तो होगा ही। उन्होंने कहा कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसीलिए सभी से आग्रह है कि रमजान में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से ख्याल रखें। इस्लामिक सेंटर के मौलाना महली ने बताया कि एक समय पर किसी भी मस्जिद में 100 से अधिक व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार इफ्तार में भी 100 से अधिक व्यक्ति को जमा होने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। रमजान में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करना सबके लिए आवश्यक होगा। जी हां, रमजान में भी कोरोना नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। मस्जिदों में तरावी डेढ़ पारे ही पढ़े जाएंगे। नमाजी नाइट कर्फ्यू आरंभ होने से पहले घर पहुंच जाएं। मस्जिदों में 100 से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश नहीं। मस्जिदों में भी मास्क और सामाजिक दूरी का ध्यान रखना चाहिए। शहरी के वक्त जगाने के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं होगा। इफ्तार में भी 100 से अधिक व्यक्ति के जमा होने पर रोक होगी। दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए एवं राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी कि एनआरसी देश की राजनीति के लिए संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। इसके विरोध और समर्थन में प्रदर्शन भी खूब हुए हैं। अभी भी ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए केंद्र से लेकर तमाम राज्य सरकारें इसको लेकर फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। अब इसी को लेकर एक बड़ा मामला बिहार के दानापुर से सामने आया है। दानापुर केट स्थित एक स्कूल में संचालित ज्ञान विज्ञान रेनबो होम में छात्रों को एनआरसी और सीए कानून के बारे में जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा था, उसको लेकर देशद्रोह का केस किया गया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने विषय वस्तु एवं उसे पढ़ाए जाने के तौर तरीके पर खुद संज्ञान लेते हुए केस दर्ज करके कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जी हां, केस दर्ज किया गया है। दरअसल बाल संरक्षण आयोग ने इस संबंध में 3 पेज की चिट्ठी पटना एसएसपी को भेज दी थी। उसकी प्रति मुख्य सचिव, डीजीपी और पटना डीएम को भी दे दी गई है। इस चिट्ठी के आधार पर यह केस दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो इस स्कूल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने संस्था में रखे कागजातों को देखा तो फिर पाया कि इसके जरिए स्कूल में नाबालिगों को देश में बने कानूनों के खिलाफ ऐसे बताया जा रहा था जैसे कानून उनके खिलाफ है। इसके बाद कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि उन्होंने वहां रखे एक रजिस्टर्ड में इन दोनों ही संवेदनशील कानून के खिलाफ कई बातें लिखी देखी। आयोग का कहना है कि छात्र छात्राओं को भड़काते हुए संस्था के सदस्यों ने बच्चों को यह पढ़ाया है कि यदि कानून वहां रहने वाले नागरिकों के हित में नहीं है तो फिर हम इस सबको मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। हमें जरूरी दस्तावेजों को संभाल कर रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर वे हमारे काम आ सके। इन कागजातों में घर का दस्तावेज न होने पर बेघर करने की बात लिखी गई है, जिसे आयोग ने भड़काने वाला माना है। आयोग ने कहा है कि रजिस्टर्ड के पेज 76 से 78 तक में दोबारा ग्रुप मीटिंग का जिक्र है। इसके अनुसार 5 लड़कियों ने एनआरसी और सीए के बारे में फिर से लिखी है।
दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले युवक युवतियों के लिए एक खुशखबरी है। जी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही थर्ड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम और दूसरी इंटर स्तरीय परीक्षा का आयोजन करेगा। इनके लिए विज्ञान का प्रकाशन इस महीने के अंत तक होगा। थर्ड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए अब तक 1905 जबकि दूसरी इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए 684 रिक्तियां आई है। हालांकि आयोग के सूत्रों की माने तो पिछली बार की ही तरह थर्ड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की वैकेंसी 3000 के आसपास रहने वाली है। ये अभी रिक्तियों की संख्या में कमी आने की बड़ी वजह कई विभागों द्वारा नहीं भेजा जाना है। दोस्तों, बिहार के 14 जिलों में 12 अप्रैल से हीट वेव के आसार हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी मध्य और दक्षिणी पश्चिमी जिलों में पारा 41 के आसपास तक जा सकता है। जी, साथ ही गर्म पछुआ हवाओं के तेज प्रवाह की वजह से लू की स्थिति रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से येलो अलर्ट जारी करके लोगों को सचेत रहने को कहा है। जी, प्रभावित होने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल है। इन जिलों में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गर्म हवाओं की स्थिति बनी रह सकती है। मौसमविदों ने दोपहर में बेवजह घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। दोस्तों, देश में कोरोना के नए मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फिलहाल संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, यानी कि पूरे भारत में लॉकडाउन अभी नहीं लगाया जाएगा। जी, फिलहाल नाइट कर्फ्यू काफी है। उन्होंने कहा है कि हमें नाइट कर्फ्यू की जगह कोरोना कर्फ्यू शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। जी, लोगों में इससे सही संदेश जाएगा। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में टीका उत्सव मनाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जयंती है और 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जन्म जयंती है। उस बीच हम सभी टीका उत्सव मनाएं। पीएम मोदी ने कहा है कि हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि इस टीका उत्सव में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दें। मैं देश के युवाओं से भी आग्रह करूंगा कि आप अपने आसपास के भी व्यक्ति 45 साल के ऊपर के हैं, उन्हें वैक्सीन लगवाने की हर संभव मदद करें। कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी का दावा किया है। इस संदर्भ में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपको पता है कि कितनी वैक्सीन बन पाती है। किसी एक राज्य में सारा वैक्सीन रखकर कोरोना को खत्म नहीं किया जा सकता है। जी, हमें सभी राज्यों में कोरोना वैक्सीन को बांटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोग पहले से अधिक बेपरवाह हो गए हैं। कुछ राज्यों में प्रशासन शिथिलता बरत रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास संसाधन हैं, अब अनुभव भी है। जांच, पता लगाना, उपचार, कोरोना उपयुक्त व्यवहार से संक्रमण की चरम सीमा को नीचे लाने की में मदद मिलेगी। संक्रमित व्यक्ति को रोकना ही वायरस की रोकथाम का रास्ता है। हमें जांच को बढ़ाना होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में सभी का कोरोना टेस्ट किया जाना चाहिए। इसका फायदा मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होता है तो फिर उसके संपर्क में आने वाले कम से कम 30 लोगों का टेस्ट किया जाना चाहिए। यह माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर फोकस की जरूरत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा की बजट सत्र के दौरान 23 मार्च को बिहार विधानसभा परिसर में जो घटना हुई थी उसकी समीक्षा के लिए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल और पटना परिक्षेत्र क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक संजय सिंह के साथ विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने उन अधिकारियों के साथ सभा सचिवालय की सीसीटीवी से ली गई घटना की वीडियो फुटेज और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से उपलब्ध कराए गए वीडियो फुटेज को देखा। उन्होंने बैठक में इन पदाधिकारियों की ओर से किए गए अनुरोध के आलोक में घटना से संबंधित सभी वीडियो फुटेज उन्हें उपलब्ध कराने का निर्देश सभा सचिवालय के प्रभारी सचिव को दिया गया और कहा है कि व्यवहार और मर्यादा के लक्ष्मण रेखा लांघने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। फिर चाहे वो विधानसभा सदस्य हो या फिर कोई पुलिस या प्रशासन या फिर अधिकारी। उन्होंने कहा है कि हर हाल में विधानसभा सदस्यों के साथ सौम्यपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। सदस्यों के सम्मान से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता और सदन की गरिमा सर्वोपरि है। ऐसे में सदस्यों से किए गए दुर्व्यवहार के दोषी पुलिस कर्मियों की पहचान करके दृश्य व्यवहार और साक्ष्य के आधार पर जांच करते हुए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का भी निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ने आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक पटना को दिया। दोस्तों, पटना के बाद पूर्णिया और गया में खादी मॉल खोले जाने को लेकर हरी झंडी दे दी गई है। जी हां, गया में खादी मॉल भवन का थीम बुद्धिज्म होगा जबकि पूर्णिया में गांधीज्म पर फोकस होगा। जी हां, बिहार के शिल्पकारों की प्रतिमा को बाजार मुहैया कराने के उद्देश्य से देश भर के चुनिंदा हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशनों पर उपेंद्र महारथी कला संस्था के केंद्र खोले जाएंगे। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने विभागीय बैठक में ये निर्देश दिए हैं। बैठक में मंत्री शाहनवाज हुसैन के साथ उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव
ब्रजेश मल्होत्रा और उपेंद्र महारथी कला शिल्प संस्थान के निदेशक अशोक कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। पश्चिम बंगाल में चुनावी दौर के बाद पटना लौटे उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने गुरुवार को पूर्णिया और गया में प्रस्तावित खादी मॉल के आर्किटेक्चरल डिजाइन की समीक्षा की। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जी हां, बीजेपी की ओर से मोर्चा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं, जबकि टीएमसी ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जवाब दे रहे हैं। जी हां, बंगाल की सियासी लड़ाई के केंद्र में इस समय महिला वोटर हैं। ममता बनर्जी की बंगाल को अपनी बेटी चाहिए की छवि बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीदी ओ दीदी की लड़ाई के बीच पश्चिम बंगाल की महिला मतदाताओं में बहस छिड़ी हुई है। जी हां, टीएमसी पीएम मोदी के दीदी ओ दीदी बयान को अपमानजनक बता रही है और कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। जी हां, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में कहा है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से संबोधित कर रही है उससे हैरान हूं। कानून की जानकार रुचिरा गोस्वामी कहते हैं कि चाहे कोई भी पार्टी हो या कोई भी नेता या फिर इस चुनाव में ही नहीं पिछले चुनाव की बात की जाए तो फिर महिला और पुरुषों के संबंध में समस्या देखी गई है। जी हां, खासतौर पर महिलाओं को उनकी खुद की पहचान से इतर किसी और पहचान से देखा जाता है। जी हां, रुचिरा गोस्वामी आगे कहती हैं कि स्वतंत्रता के बाद से ही महिला राजनेताओं को हमेशा बहू या फिर मां के नाम से संबोधित किया जाता है। मुझे लगता है कि यह प्रतिष्ठात्मक धाराओं का खेल है, जबकि यह जरूरी नहीं है कि हमेशा महिला मतदाताओं को एक नजरिए से देखा जाए। वही राजनीतिक विश्लेषक शिखा मुखर्जी की राय है कि पीएम मोदी की टिप्पणियों का बैलेट बॉक्स पर 3 तरीके से प्रभाव पड़ेगा। दुनिया भर में महिलाओं को 3 समूह में विभाजित किया जाता है। एक जो अन्य महिलाओं को अपमानित करती है, महिलाओं का एक और वर्ग है जो कि बहुसंख्यक हैं और महिलाओं को अपमानित होने से रोकती है। दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण के लगातार सामने आ रहे नए मामलों में पिछले 6 दिनों से राज्य के पटना समेत 6 जिलों में 60% सक्रिय मरीज मिले हैं। इन 6 जिलों में सबसे अधिक संख्या में कोरोना के नए संक्रमितों की पहचान की जा रही है। जी, इन जिलों में पटना के अलावा गया, भागलपुर, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर और सीवान जिला शामिल है। जी हाँ, बीते 3 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच सिर्फ इन 6 जिलों में 4555 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि राज्य में सभी कोरोना के कुल 7504 सक्रिय मरीज हैं। कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक मामले को लेकर पटना लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 7 जिलों में कोरोना के सबसे अधिक सक्रिय मरीज हैं। इनमें पटना में सबसे अधिक 3205, गया में 541, जहानाबाद में 339, मुजफ्फरपुर में 282, भागलपुर में 335, समस्तीपुर में 185 और सिवान में 153 सक्रिय संक्रमित मरीज हैं, जिनका इलाज चिकित्सकीय की देखरेख में किया जा रहा है, यानी कि डॉक्टरों की देखरेख में किया जा रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो एक मुसलमान युवक के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। जी हां, फोटो के सोशल मीडिया पर इतने तेजी से वायरल होने पर युवक को लेकर सवाल उठ रहे थे कि वे आखिर कौन है। जी हां, उसी तस्वीर को लेकर अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वे बता रहे हैं कि पीएम मोदी आखिर उस मुसलमान युवक के कान में क्या कह रहे हैं। इस दौरान वे पीएम मोदी और सीएए एनआरसी को लेकर वार करते दिखाई देते हैं। ओवैसी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उस तस्वीर को अपने शब्द देने की कोशिश की। जी ट्विटर पर अपना पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि युवक ने पीएम मोदी के कान में कहा है कि मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। एनआरसी और सीएए पर अपना निशाना बांधते हुए उन्होंने आगे लिखा है कि युवक ने कहा है कि मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे। ओवैसी आगे कहते हैं कि युवक ने मोदी जी से कहा होगा कि मोदी जी हम ट्रिपल तलाक के कानून को नहीं मानते हैं। टोपी पहनने को लेकर भी ओवैसी ने मोदी पर तंज कसा है और कहा है कि मेरी तरीके से टोपी कब पहनेंगे आप। आगे उन्होंने कहा है कि मोदी जी मैं तो सिर पर टोपी पहना हूं पर आप तो पूरे देश की जनता को टोपी मत पहनाओ। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में रैली के दौरान मिले इस मुसलमान युवक का नाम जुल्फिकार है और ये 3 अप्रैल को पीएम मोदी की रैली में शामिल हुए थे। जी हां, रैली के दौरान ये पीएम मोदी से मिले तो फिर पीएम मोदी ने इनके कंधे पर हाथ रखा। जी हां, इसके अलावा दोनों के बीच कुछ बातचीत भी हुई। जी हां, बातचीत को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए जुल्फिकार ने बताया कि पीएम मोदी ने उनसे उनका नाम पूछा और वे भी पूछा कि वे क्या बनना चाहते हैं।
दोस्तों बिहार में पटना हाई कोर्ट मुखिया और उप मुखिया को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि मुखिया या फिर उप मुखिया को हटाने से पहले लोक प्रहरी की संतुष्टि लेनी जरूरी है। अगर संतुष्टि नहीं ली गई तो फिर कार्रवाई गैर कानूनी होगी। जी हां, अदालत ने हैरानी भी जताई है कि पंचायती राज कानून में लोक प्रहरी की भूमिका होने के बावजूद भी आज तक इस संस्था का गठन नहीं किया गया। जी हां, आज भी पंचायती राज संस्थानों में लोक प्रहरी की अनुशंसा बगैर ही सरकार मुखिया पर कार्रवाई कर रही है। जी हां, अब ऐसी कार्रवाई गैर कानूनी होगी। दोस्तों गर्मी की शुरुआत होते ही गया शहर में पानी की किल्लत हो जाती है। यह सबसे अधिक समस्या गया शहर के दक्षिणी एवं पश्चिमी क्षेत्र में रहती है, जहां पानी के लिए हाहाकार मचा रहता है। यह वार्ड संख्या 45 में करीब 20,000 आबादी प्रदूषित पानी पीने को मजबूर है, क्योंकि पाइपलाइन से 1 महीने से गंदा पानी आ रहा है, लेकिन कोई देखने वाला तक नहीं है। लगता है कि जानबूझकर नगर निगम और बुडको इस ओर से आंखें मूंदे हुए हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में कोरोना की खतरनाक स्थिति और कई कड़ी बंदिशें लगाए जाने का असर अब बिहार में भी देखने लगा है। जी हां, मुंबई और पुणे जैसे शहरों से लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, जिससे बिहार में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्रवार को मुंबई से आए ट्रेन और प्लेन से अब तक कुल 23 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र से आने वाले हर ट्रेन पर सवार या सभी यात्रियों का पटना और दानापुर स्टेशन पर कोरोना जांच किया जा रहा है। इसी क्रम में पटना पहुंचे कुर्ला पटना एक्सप्रेस से कुल 17 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जी हां, वहीं मुंबई से पटना पहुंचे 6 हवाई यात्रियों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जी हां, ट्रेन और प्लेन के यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासनिक मामले में हरकंप मच गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। दोस्तों बैंकों को प्राइवेट करने की प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ रही है। अगले हफ्ते बैंकों के नाम का ऐलान हो सकता है। बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेट किया जाएगा। जी अगले हफ्ते होने वाली बैठकों को लेकर चर्चा जोरों पर है। ज्यादातर बैंक इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन किन 2 नामों का ऐलान होगा ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल प्राइवेट सेक्टर उन बैंकों में ज्यादा रुचि दिखा सकते हैं जिनके पास दूसरा बिजनेस भी है। प्राइवेट सेक्टर के निवेशकों के पास इन बिजनेसों को बढ़ाने का मौका मिल सकेगा। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि इन कदमों से ग्राहकों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों काला और भूरा भैंस तो आपने देखा होगा। जी हां, अब आ गया है पिंक कलर का भैंस। तो चलिए आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। दोस्तों आप गुलाबी भैंस सुनकर चौंक गए होंगे। जी हां, लेकिन ये बिल्कुल सच है, 100% सच है। वियतनाम में गुलाबी रंग का भैंस इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। जी हां, हम सोचे कि क्यों ना आपको भी बता दें। जी हां, वियतनाम की हो चिन मिन्ह सिटी में इन दिनों असाधारण इस गुलाबी रंग के भैंसों को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगती रहती है। जी हां, भैंसे के मालिक डॉग वान सेंग लोगों को इसके बारे में बताते थक गए। जी उन्होंने इसे साल 2001 में खरीदा था। इस भैंसे की उम्र 30 साल है और डॉग वान ने इसे साल 2001 में थाईलैंड से खरीदा था। जिस समय वे अपने घर में इसे लेकर आए थे उस समय उन्होंने इसके लिए 40,000 रुपए अदा किए थे। दोस्तों बिहार में महिला शिक्षकों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। जी हां, वे अब ससुराल में पोस्टिंग करा सकेगी। वैसे शिक्षिकाओं को 1 टाइम ट्रांसफर के तहत मनचाहे स्थान पर पोस्टिंग सुविधा मिलेगी। इसके लिए अगले माह मई में आवेदन लिए जाएंगे और कागजी कार्रवाई समय से बड़ी तो फिर इसे जून तक उनकी पोस्टिंग भी हो जाएगी। जी हां, नए नियमावली के तहत केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि दिव्यांग शिक्षकों को भी लाभ होगा। जैसे शिक्षिकाओं की तरह दिव्यांग शिक्षक भी अंतर जिला और अंतर नियोजन इकाइयों में अपना तबादला करा सकेंगे। दरअसल राज्य में 1 लाख से ज्यादा शिक्षिकाएं हैं। इनमें से काफी संख्या में वैसे शिक्षिकाएं हैं जिनकी शादी नौकरी की ज्वाइनिंग के समय नहीं हुई थी। बाद में शादी हुई तो फिर नौकरी की वजह से वे ससुराल में रह नहीं पा रही थी। कुछ शादीशुदा महिलाओं ने मायके वाली नियोजन इकाइयों में ही नौकरी कर ली। उन्हें भी ससुराल में बसने में नौकरी आ रही है। लेकिन अब नई नियमावली से उन्हें राहत मिलेगी और वे अपने ससुराल में नौकरी कर सकेंगे। दोस्तों बिहार में स्वच्छ भारत अभियान को चोट लगी है क्योंकि कचरे के डब्बे खरीदने पर भी घोटाला हो गया है। जी हां, बिहार में डस्टबिन घोटाले के संकेत मिल रहे हैं। नगर निगम और नगर परिषद में मानक मूल्यों से 3 गुनी कीमत पर डस्टबिन की खरीद का खुलासा हुआ है। सीएजी के खुलासे के बाद सत्ता पार्टी के नेता जवाब देने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। जी हां, दरअसल बिहार कई तरह के घोटाले का गवाह बना है। चारा से लेकर अलकतरा और सृजन से लेकर बालिका गृह कांड तक ने बिहार की छवि को धूमिल किया है। जी हां,
नए घोटाले के रूप में डस्टबिन घोटाले के संकेत मिल रहे हैं। सीएजी ने विधानसभा में पेश किए अपने ऑडिट रिपोर्ट में नगर परिषद सिवान और नगर निगम बिहार शरीफ में डस्टबिन खरीदने में बड़े पैमाने पर लापरवाही पकड़ी है। नगर परिषद सिवान में फरवरी 2018 और नगर निगम बिहार शरीफ में दिसंबर 2017 से जनवरी 2018 के ऑडिट में ये गड़बड़ी सामने आई है। 2014 और 2017 में दोनों नगर निकायों ने 6,760 डस्टबिन की खरीदारी की है। डस्टबिन की खरीद में नियमों की जमकर अनदेखी की गई। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सीआरपीएफ के कार्य में हस्तक्षेप के आरोप को पूरी तरीके से खारिज करते हुए कहा है कि हार से दीदी बौखला गई है, टीएमसी ने आपा खो दिया है और तरह तरह की टिप्पणियां कर रही है। अमित शाह ने कहा है कि ममता बनर्जी ने जिस प्रकार की टिप्पणी सुरक्षा बलों के लिए की है, यदि किसी राजनीतिक दल की अध्यक्ष ऐसा कहती है कि सीआरपीएफ का घेराव कर लो, मैं ऐसा राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा। जिन लोगों को अराजकता की ओर ले जा रही है, जो ये चुनाव शांतिपूर्ण नहीं चाहती है, वह हर बार की तरह रैगिंग से चुनाव जीतना चाहती है। हर बार आरोप लगा रही है कि गृह मंत्री के सुझाव पर डिस्टर्ब कर रहा है। जी सीआरपीएफ जब चुनाव में लगते हैं तो फिर पैरामिलिट्री पर भी चुनाव आयोग का कंट्रोल होता है। उनकी बौखलाहट बढ़ गई है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।